अलस्तु बिरब्बिकुम जॾहिं कन पयोम कालू भला कलबसी तॾहिं तित चयोम तंहिं वेर कयोम वचन वेड़ी चंसी। हाणे आउं अहिड़ी शख़्सियत खे गुज़ारिश कंदुसि जेको सीनियर कानूनदान बि आहिनि ऐं वाइस प्रेसिडेंट बि आहिनि इंटेलेक्चुअल फोरम जा। सो मां गुज़ारिश कंदुसि मोहतरम अब्दुल वहाब बलोच साहब खे त हू अचनि ऐं पंहिंजे ख़्यालात जो इज़हार कनि। जनाब अब्दुल वहाब बलोच साहब। साईं महिरबानी। अॼु मुंहिंजो गलो बि ख़राबु आहे ऐं टाइम बि स्पीकर्स ज़्यादा वरिता आहे। सभु खां पहिरियों में चेयरमैन टिफ, मुंहिंजो रेस्टोरेंट ते वेठल दोस्त ऐं साम्हूं वेठल सभिनी खे अस्सलाम वालेकुम। मुंहिंजी आदत आहे मिठाई साहिब जी शहर सां तकरीर जी कंदो आहियां। साईं सदाई करी मथे सिंकार दोस्त मिठा दिलदार ही आलम सब आबाद करे। ॻाल्हि आहे स्ट्रॉन्ग प्रोविंसिस स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान। असां वटि ॿ थ्योरियूं आहिनि इन जे लाइ त छा जे करे पाकिस्तान इज़ आर फेडरेशन फेडरेटिंग यूनिट्स ते कंप्राइज़ करे थो। हिकिड़ा चवनि था त पाकिस्तान मज़बूत तॾहिं थींदो जॾहिं फेडरेशन मज़बूत थींदी। पाकिस्तान तब मज़बूत होगा जब फेडरेशन मजबूत होगी। दूसरी थ्योरी यह है कि पाकिस्तान तब मजबूत होगा जो इसका सेंट्रलाइज सिस्टम मजबूत होगा। सेंट्रल मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। तो दूसरा है कि फेडरेटिंग यूनिट मजबूत होंगे तो फेडरेशन मजबूत होगी पाकिस्तान। ये है एक्चुअल डिबेट। तो मेरी नज़र में तो मैं समझता हूँ कि अगर फेडरेटिंग यूनिट मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा, क्योंकि प्रोविंस जिस तरीके से अपने बिजनेस अपने फंक्शंस ऑटोनमस तरीके से आज़ादाना तरीके से अगर करेंगे तो प्रोविंस जब मजबूत हो जाएंगे तो फेडरेशन। ये मेरा एक ओपिनियन है। उसके अगेंस्ट ओपिनियन उनका है कि पाकिस्तान सेंट्रलाइज सिस्टम से मजबूत होगा। लेकिन हम ये कहीं ऐसी कमी महसूस करते हैं जब हम ये इस इशू को लेकर आते हैं तो हमारे पास कोई कमी महसूस होती है इश्यूज़ की वजह से, क्योंकि हमारे पूरे हकूक़ की बात की जा रही है। हम प्रोविंस के हकूक़ की बात कर रहे हैं। हम बेसिकली उसके अंदर पीछे छुपी हुई जो बात कर रहे हैं कि अवाम के हकूक़ की बात कर रहे हैं, सिंध के अवाम के हकूक़ की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान के अवाम के हकूक़ की बात कर रहे हैं, पंजाब के अवाम के हकूक़ की बात कर रहे हैं और KPK के अवाम के हकूक़ की बात कर रहे हैं। उसमें प्रोविंस की ऑटोनॉमी छुपी। तो हम महरूमी में जब आ जाते हैं तब ये बात करते हैं कि प्रोविंस मजबूत हो। हमारे पास महरूमी है। और यहाँ तक 18 अमेंडमेंट की बात की गई, ये सारी बातें की गई। ये डे बिफोर यस्टरडे आई एम ट्रेवलिंग टू कराची टू लाड़काना। तो मेरे साथ मेरा दोस्त, मेरे साथ मेरा मुंशी पियून साथ में था। मेरा उसने माइंड चेंज कर दिया। मैं आपसे दिल की बात कर रहा हूँ। मैं फेडरेटिंग यूनिट की मजबूती की बात कर रहा था। जब सोहराब रोड से हम निकले तो सब्जी मंडी आ गई। सब्जी मंडी में हमारे पास कोई हमारे हाथ में बिजनेस नहीं था। हमने उस पर तबसरा किया। थोड़ा आगे गए तो बहरिया आ गया। ये प्रोविंस सब्जेक्ट थे हमारे। लैंड किसके पास थी? लैंड रेवेन्यू वाले के पास। कौड़ियों की दाम में बेच दी। हम ज़मीन को नहीं संभाल सकते, ये बहस चली। आगे थोड़े गए तो DHA आ गया। ये भी रेवेन्यू सब्जेक्ट था, प्रोविंशियल सब्जेक्ट था। हम वो भी नहीं संभाल सकते, लाखों एकड़ ज़मीन चली गई। जब इस बेग पर चले गए, आगे थोड़े गए हम नूरियाबाद आ गई, वहाँ भी हमारा कुछ नहीं था। थोड़े आगे गए तो एक 300 या लाखों एकड़ ज़मीन पर कोई एक से ऐसी चीज़ बन रही है जिसमें हमारा समझते हैं एयरपोर्ट बन रहा है, पता नहीं किसके हाथ में, वो भी ज़मीन चली गई हमारी। थोड़ा मैं आगे गया, मेरा दिल की बात है, मुझे बहुत रंजिश हो रही है। जामशोरों में घुस गए तो वहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटियाँ थी। देखा तो एजुकेशन सिस्टम नहीं था, ये भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट था। जामशोरों से आगे चले तो हमने एग्रीकल्चर देखी तो नहरी निज़ाम नहीं था, ये भी एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। फिर थोड़ा आगे गए तो थोड़ा फॉरेस्ट का एरिया आया,
तो फॉरेस्ट भी हमारे पास थे, तो उस फॉरेस्ट पर भी कब्जे थी, लीजें थी, और हमारी जो लकड़ी थी, दरख्त थे, वो बेचे जा रहे हैं, उसको भी पूछने वाला नहीं आया। ये भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। खानोट के पास गए तो कोयले की ट्रकें भरी हुई थी, कोयला भी जा रहा था। ये भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट है कि अरबों रुपए का ये कोयला बिक रहा है, उसमें कोई बाहर से आया हुआ है, कोयटा से, पेशावर से वो कोयला निकाल के जा रहा है, कहाँ बिक रहा है ये हमें पता नहीं था। थोड़ा आगे चले गए तो पहाड़ कट रहे थे, क्रेशर लगे हुए थे, वो भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट था। लेकिन वो उसका भी पता नहीं है ये किसकी लीज है, क्या है, हमारी ज़मीन, पहाड़, कोयला सब खा रहे हैं। फिर मैंने सोचा, मैंने तो गैस का केस किया हुआ था, नेचुरल रिसोर्सेज का, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया था कि 5 किलोमीटर रेडिएशन में एक गांव देहात में जहां वेल्स हैं उसमें आप गैस देंगे लोगों को, गांव देहात वालों को। तो सारी गैस कंपनियां, दूसरी कंपनियों ने डीसीज के पास इस अरबों रुपए जमा किए, वो जो हमारे इधर के MNA MP है उनके पास दिए गए, ये भी प्रोविंस में हमारे में आ गए। लेकिन हमारे सारे करप्शन की नज़र हो गए। ना आज तक रेडिशन में गैस आया, ना कोई रोड बनी, ना कोई स्कूल बना। फिर सेहत का हेल्थ का हमारे पास सब्जेक्ट है, वो सिंध का सब्जेक्ट है, हमारे प्रोविंस का, उसी में अंधेर नगरी करप्शन है, ये भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट था। भाई एजुकेशन हमारा प्रोविंशियल सब्जेक्ट है कि ये भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट है कि एजुकेशन ये है हमारा प्रोविंस। देखा तो हजारों में टीचर्स को आर्डर बांटे गए पैसों के एवज को, ना उनको लिखने आता है, ना पढ़ने आता है, ना स्कूल चले, ये भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट था। मैंने सोचा खुदा की कसम अगर ये हमारा पूरा प्रोविंस अटामस कर देते तो ये पूरा ही करप्शन के हवाले हो जाता है। ये शेमफुल एक्ट है, ये शेमफुल एक्ट है। भाई इतनी चीजें हमारी थी, ये किसकी नजर हो रही हैं? अगर हम सीधे हो जाते, हमारी समत सीधी हो जाती, और उसके बीच में मैं बताऊं कैन शाह का खोसो साहब बेटा, कैन शाह पूरा डूब गया। कैन शाह के घरों में पानी चला गया, घर तबाह हो गए। वो जहाँ से वहाँ से बाहर दुनिया ने हमें फंड दिए, वो करप्शन की नज़र हो गए, वो भी तो हमारे प्रोविंशियल सब्जेक्ट में आए थे। भाई वो कहाँ गए? भाई मैं किस मुंह से मांग रहा हूँ कि मुझे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दें? मैं तो अपनी हर चीज़ बेचे जा रहा हूँ, मैं तो हर चीज़ अपनी ठेके पर दे रहा हूँ। मैंने लकड़ी बेच दी, मैंने गैस बेच दिया, मैंने तेल बेच दिया। तेल निकलता है हमारे सूबे से, जहाँ गैस निकलता है वहाँ तेल निकलता है, हर कुएं से तेल निकलता है जहाँ इनका यूनिट होता है, वो तेल बेचा जा रहा है, उसका पता ही नहीं है ठेकेदारी सिस्टम में। भाई क्या क्या मैं करप्शन की नज़र करूं, क्या क्या ठेकेदारी पर दे दूं सिंध को, और ऑटोनॉमस करेंगे और निचोड़ा जाएगा। मेरा तो दिमाग मेरे दोस्तों ने, मेरे पीएन ने, मेरे सर्वेंट ने चेंज कर दिया। साईं हमें तो 15,000 मुश्किल से मिलते हैं। ये रिच लैंड, वर्ल्ड की रिच लैंड है सिंध, उसमें ये हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। वो क्यों? उसके जिम्मेदार भी वही सेंट्रल सिस्टम वाले हैं, क्योंकि वो उनको देते हैं जो उनके हिस्सेदार हैं, उनको हुकूमत देते हैं जो उनके हिस्सेदार हैं, इंडिविजुअल को हुकूमत नहीं देते, ईमानदार को हुकूमत नहीं देते। फिर कहते हैं कि इलेक्टेबल को हम सीट देंगे। किसी दरवेश ने कहा कि इलेक्टेबल कौन होता है पता है? बोला जिसके पास 10-20 हज़ार लोग हों। बोला वो तो ठीक है, लेकिन उसकी खासियत क्या होती है, उसको कैसे पहचाना जाता है? पहले तो वो कातिल भी होता है, वो माफिया भी होता है, वो जालिम भी होता है, वो करप्ट भी होता है। जो बच्चियों को स्कूलों के पैसे खा जाए, जो बच्चियों के स्कूलों की बिल्डिंग पर कमीशन ले, जो गरीब के रोड और रास्ते के पैसे ले, तो मैं इंटेलेक्चुअल बनूं, वो इलेक्टेबल बनूं, तो उस इलेक्टेबल के खिलाफ तो मैं लड़ रहा हूं भाई।
उस इलेक्टेबल के खिलाफ तो मैं लड़ रहा हूँ, मैं वो बन कर रहा हूँ, तो मेरे में और उसमें कोई फर्क नहीं है। भाई खुदारा हमें बदनाम नहीं करो। सिंध की पूरी अवाम करप्ट नहीं है, ये तो सूफी है, ये तो मजलूम के हामी हैं, ये सियासत में कोड़े खाने वाले हैं, ये सियासत में हैंग होने वाले, पाई खाने वाले हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं। हमें ये नहीं समझो ये चार करप्ट को बिठा करके ये बोलते हो कि ये सिंध के लोग करप्ट हैं, ये सिंध के लोग जाहिल हैं। ऐसे नहीं है। हमारे साथ एजाज कुरैशी बैठा है, शाह बोस्तो बैठा है, नूरानी साहब बैठे हैं। हम पढ़े लिखे हैं, हम अच्छे लोग हैं। हमें इक़्तिदार दो तो हमें इस तरीके से दो कि हम अपनी सिंध को, अपनी ज़मीन को, हर प्रोविंस बचा सके। जो मेरे साथ हाल है, जो सिंध के साथ हाल है, मैं सिंध का ये तो बयान कर रहा हूँ, मेरे से बुरा हाल बलोचिस्तान का है, मेरे से बुरा हाल KPK का है, मेरे से बुरा हाल पंजाब का है। भाई हम सब आज़ादी मांग रहे हैं, हम सब रूल ऑफ लॉ मांग रहे हैं, हम सब ये बोल रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हम सब ये मांग रहे हैं कि इक्वलिटी होनी चाहिए, हम ये मांग रहे हैं कि जजेस, जर्नल सबका एहतसाब होना चाहिए। ये क्यों नहीं होता? अगर ये हो गया तो सूबा भी मजबूत होगा और पाकिस्तान भी मजबूत होगा। मेहरबानी। अल्लाह।